आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के चैप्टर 3, जिसमें आपको भोजन एवं पोषण के बारे में पढ़ना है, इसके रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण सभी प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और सेट को लगाएं, और आप मुझे अपने नंबर को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो है दिख रहा होगा। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला ऑप्शन देखिए, खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ये क्या कथन सही है कि गलत है? ये कथन तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि खाद्य पदार्थ से जीवों को जो है ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। नहीं होता है, प्राप्त होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होता है। ये बात हमारा सत्य है कि भोजन से जो भी हम प्राप्त ऊर्जा करते हैं उससे क्या करता है? शारीरिक कार्य क्रिया के लिए क्या है? उपयोगी होता है। ये बात सत्य है। अगले देख ले, पादप उत्पादन खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। नहीं, पादप उत्पादन ही जो है खाद्य पदार्थ का एकमात्र स्रोत नहीं है, क्योंकि हमें जो है पेड़ पौधों से भी मिलता है और जीव जंतुओं से भी मिलता है। मतलब कि पादप उत्पादन और जंतु उत्पादन ये दोनों होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा सही ना पूछा है कि सही कौन है। यहाँ देखिए, मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग जो है सांस लेने व चलने में नहीं करता है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि मनुष्य को जो ऊर्जा मिलता है उसी से मनुष्य जो है सांस लेता है, साथ ही साथ जो है उसी की मदद से चलता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। मतलब पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो होते हैं शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होते हैं, यह जो कथन है हमारा सही है। बाकी जो तीनों कथन देख रहे हैं वो गलत है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है सही सुमेलित जो है नहीं है, मतलब सही नहीं है, उसके ऊपर बताना है। पहला देखिए, दूसरा और तीसरा और यहाँ पर चौथा। पहला में बोल रहा है कि फल और काजू, ये देखिएगा पहला का है। दूसरा सब्जी बैगन। तो देखिए अभी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसका कारण क्या है। अनाज सोया, यहाँ देखिए मसाला सौंठ, याद रखिएगा। तो हम लोग काजू जो होते हैं, किसका? काजू जो है फल को ही खाते हैं। काजू का जो भाग होता है फल को खाते हैं। बैगन क्या है? एक प्रकार का सब्जी है। यहाँ पर देखिएगा, ये बैगन क्या एक प्रकार का सब्जी है। अगला देखिए, अनाज में सोया आएगा। अनाज जो होता है सोया थोड़ी होता है, सोयाबीन ये तो नहीं होता है। मसाला में सौंठ होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो यह है, अनाज में यहाँ पर सोया ना होकर यहाँ पर गेहूँ हो सकता था, या आपका चावल हो सकता था, ये सब हो सकता है। समझ गए? ये हो सकता था अनाज में। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है आपको कथनों पर विचार करना है। कथन आपको 2 दिया हुआ है, ए नंबर और बी नंबर। ये दोनों को आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसको बताना है नीचे ऑप्शन देखकर। तो पहला देखिए, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादकों में, देखिए जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादकों में यहाँ पर मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। ये देखिएगा। दूसरा देखिए, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। तो अब आप यहाँ जो है बता सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि जंतुओं से हमें जो है, मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पादक है वो मुख्य रूप से क्या है? वो आपका मांस है, मछली है, अंडे है। तो ये जो है हमारा क्या है? सही है। समझ गए? ये वाला जो है हमारा सही है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि दूध हमें जो है गाय से मिलता है, ठीक है, भैंस से भी मिलता है, ठीक है, बकरी से भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग से जो है हमें नहीं मिलता है। समझ गए? ये शुतुरमुर्ग से जो है हमें नहीं मिलता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो कहने का अर्थ है कि केवल ए केवल बी, के ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? केवल ए। समझ गए मेरी बातों को? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को जो है सुमेलित मतलब मिलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्रोत है एक तरफ और दूसरी तरफ आपके खाद्य पदार्थ है, कि कौन से स्रोत से जो है कौन सा पदार्थ जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला देखिए, पौधे और जंतु। पौधे और जंतु से क्या प्राप्त होगा? चाय प्राप्त होगा,
कि साग प्राप्त होगा, कि कॉफ़ी या दाल प्राप्त होगा, या तेल या घी प्राप्त होगा। तो देखिए पौधे और जंतु से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये बातें आपको मैं बता दूं कि आप जो है पौधे और जंतु से जो है हम लोग क्या मिलता है। देखिए पौधे से तो हमें तेल भी मिल सकता है, उसके तेल भी मिलते हैं और घी भी मिलता है, समझ गए। और जंतु से घी भी मिल सकता है, तो इसका हो जाएगा। अभी बीज है तो यहाँ पर चाय और साग, यहाँ पर कॉफ़ी और दाल। तो बीज जो होता है किसका होता है आप बताएं। तो यहाँ पर कॉफ़ी की बीज होता है, आपने कॉफ़ी देखा होगा तो इस तरह का होता है, कॉफ़ी देखा होगा दाना दाना टाइप का होता है। तो कॉफ़ी का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉफ़ी आपका जो होगा बीज का प्रकार में आ जाएगा, समझ गए। और तने और पत्ती क्या हो जाएगा, ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, साग खाया होगा आपने, पालक का साग जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अब पतिया हो गया, तो चाय हम लोग जो है किससे प्राप्त होता है, पत्तियों से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे मिलान करें तो ए का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 नंबर हो जाएगा आपका, बी का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा आपका, सी का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, और डी का आपका 1 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन आप मिलाए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 2 नंबर देखिए यहाँ पर, तो 4, 3, 2 और 1, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है कि पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं, देख लीजिए। पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, समझ गए। यहाँ पर पहला देखिए, दूसरा देखिए और तीसरा देखिए। ये आहार वो ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। पोषक तत्व ये आहार और ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, ये देखिए सत्य है। जो हमें पोषक तत्व है क्या, हमें भोजन वो ऊर्जा को पूर्ति करता है, सही है। शरीर के विकास में सहायक होते हैं, शरीर के विकास में जो है सहायक होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो है हमें पोषक तत्वों की अत्यंत जरूरी होता है, तो ये भी सही है। अगला 3rd नंबर देख लीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व पूरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं हानिदायक नहीं होता है बल्कि लाभदायक होता है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो ऑप्शन देखिए आपका 1 नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, ए और बी। समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है, वो होता है। देखिए मीट में कार्बोहाइड्रेट्स, अंडा में प्रोटीन, यहाँ पर देखिए मैं पहले बता देता हूँ, बादाम में वसा और ताजे फल में रेसे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए मीट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है आपको कहाँ पर पाया, चावल में मिलता है, अगर बात करें तो आलू में मिलता है, ये सब में मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। मीट में जो होता है आपका प्रोटीन होता है, समझ गए। अंडा मीट प्रोटीन होता है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है गलत है। बाकी सब आपका अंडा में प्रोटीन मिलता है, देखिए अंडा में आपका प्रोटीन मिलता है, बादाम में आपका वसा मिलता है और ताजे फल में आपके रेसे मिलते हैं, समझ गए। ये तीनों जो है आपके सही है, बल्कि ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वही प्रश्न पूछ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। यहाँ पर बोल रहा है कि किस वर्ग में जो है प्रोटीन की जो है प्रचुरता पाई जाती है। तो सबसे पहले प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये तो आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो देखिए प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा, प्रोटीन की बात करें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, और ये सबसे ज़्यादा जो है हमें मांस में, अंडा में, समझ गए, अंडा में, दूध में, अगर हम बात करें तो सेब में, फिर हमें दही में, ये सब में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध, आम और गाजर नहीं, इसमें नहीं पाए जाते, ये तो गलत हो गया। एक में पाए जाते हैं थोड़ा, लेकिन आम और गाजर में नहीं पाए जाते हैं। अंडा, मटर और मछली नहीं, अंडा में पाए जाते हैं लेकिन मटर और मछली में नहीं पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, ये सही पूछ रहा है ना। सोयाबीन, चना और मक्का, तो सोयाबीन में जो है प्रोटीन नहीं होता है, इसमें विटामिन पाए जाते हैं, तो ये भी हमारे गलत हो गए। सेव, दही और मांस, ये जो हमारा ऑप्शन डी देख रहे हैं ये हमारा सही हो गया, समझ गए। सेव, दही और मांस में जो है हमारा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बाकी सब में थोड़ा मोड़ा पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ गलती भी है, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न देखिए आपको 8 नंबर दिख रहा होगा। यदि एक अध्यापक आलू, चावल और ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। देखिए विटामिन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज लवण। ये मैंने प्रश्न अभी जस्ट ऊपर आपको बताया है कि अगर कोई टीचर जो है आलू के बारे में बता रहा है, चावल के बारे में बता रहा है, ब्रेड के बारे में बता रहा है, या शक्कर के बारे में उदाहरण लेकर जो है सहारा लेकर उसका पढ़ाना चाहता है, तो वह क्या पढ़ना चाहेगा, विटामिन पढ़ना चाहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन। तो वह जो पढ़ाना चाहेगा वो क्या पढ़ाएगा, खनिज लवण के बारे में बताएगा।
खनिज लवण के आलू क्या है, टमाटर क्या है, ब्रेड क्या है, शक्कर क्या है, इसके बारे में बताएगा। इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में बताएगा। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपका प्रोटीन है और यहाँ पर कार्य है। कौन सा प्रोटीन का जो है कौन सा कार्य है आपको मिलाना है। देखिए परिवहन प्रोटीन, और देखिए दूसरा क्या है, संकुचन प्रोटीन। यहाँ पर है संरचनात्मक प्रोटीन और रक्षात्मक प्रोटीन। यहाँ पर 4 प्रोटीन की बात की गई है। आपको चारों को जो है सम्मिलित करना है। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि आपको ये जी। अब देखिए यहाँ पर आप बताएं, नीचे भी दिख रहा होगा आपको, बताएं कि क्या सम्मिलित क्या होगा। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो परिवहन प्रोटीन जो होता है इसका कार्य जो होता है उत्तक निर्माण का होता है। क्या होता है? उत्तक निर्माण का। याद रखिएगा जो आपका परिवहन प्रोटीन है इसका कार्य जो है उत्तक निर्माण का होता है। संकुचन प्रोटीन का जो कार्य होता है वो होता है चलन हेतु। संकुचन, देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है संकुचन। यहाँ पर है संरचनात्मक। संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जो रचना करता है। तो हीमोग्लोबिन को परिवर्तन करता है, समझ गए, नया नया ब्लड को सेल को करता है, परिवर्तन करता है। तो ये हो गया हमारा संरचनात्मक। और रक्षात्मक प्रोटीन तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जो हमें जो है संक्रामक जो संक्रमण रोग से जो है हमें बचाता है। तो ये हो गया, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 नंबर का आपका 2 हो गया, 2 नंबर का आपका हो गया 3, और आपका जो है 4 नंबर का आपका 3 नंबर का हो गया आपका 4 सी का, और डी का आपका 1 हो गया। मतलब कि 2 3 4 1, 2 3 4 1। आप देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर आपका 2। समझ गए? इसका आंसर यही होगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए सॉरी 2 3 4 1, 2 3 4 1 जी, आपका ऑप्शन नंबर देखिए 4 भी यहाँ पर वही दिया हुआ है। 2 3 और 4 उड़ी गई, यहाँ पर फर्स्ट में थोड़ा आ गया ना, दोनों इसका आंसर सही है। 2 3, 2 और 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बोल रहा है कि भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि। भोजन में जो है आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, क्यों आवश्यक होती है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा पढ़िए। यहाँ पर देखिए पहला, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छिन्न नहीं होता है। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने का संभावना नहीं रहता है। दोनों ही कथन सत्य है, दोनों ही कथन असत्य है। अब आपको बताइए कि पहला कथन दूसरा कथन क्या गलत है या सत्य है, इसके ऊपर जो है बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए इसके सेवन से जो होता है व्यक्ति में जो होता है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से जो है व्यक्ति की जो मानसिक रूप से जो छिन्न होते हैं वो नहीं होता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आपको यहाँ पर कथन जो है सत्य बताना है। पहला ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पर नीचे आपको कूट भाषा दिया हुआ है। यहाँ देखिए फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि सूर्य का जो रोशनी होता है वो विटामिन डी का जो है अच्छा स्रोत है, ये हमारा सही हो गया। और फॉलिक अम्ल के द्वारा जो है डीएनए का संश्लेषण होता है, ये भी हमारा सही हो गया। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, नहीं, सोयाबीन जो है सबसे अच्छा स्रोत नहीं, क्योंकि सोयाबीन में जो है प्रोटीन नहीं बल्कि विटामिन पाया जाता है। समझ गए? याद रखिएगा विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, 2 सही हो गया हमारा। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए और बी सही हो गया। समझ गए? ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधन का कार्य करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर का उष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शारीरिक द्रवों का क्षय। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शरीर के लवणों का क्षय से जो है वो अवरोध करती है। समझ गए? मानो शरीर के त्वचा के नीचे जो है विद्यमान एक वसा होती है, निम्नलिखित में से जो है किसके विरुद्ध अवरोध कार्य करती है? तो वह जो है शरीर के लवणों का क्षय कार्य करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमानों को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पर यह हमारे शरीर के अंदर जो है विभिन्न पोषक तत्वों का अवशोषित करता है एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायता होता है। उपयुक्त कथन किस पोषक तत्वों के लिए कहा जा रहा है? देखिए आहारी रेशे, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और जल। बताएं यहाँ पर हमारे भोजन को अवशोषित करता है, शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है और अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायता करता है। इसके ऊपर बताइए क्या होगा? तो ये जो होते हैं हमें रेशे होते हैं, याद रखिएगा। हमारे शरीर में जो आहारी रेशे पाए जाते हैं, इसी का काम है कि वह जो है अवशोषित करते हैं जल को, पोषक तत्वों को, और इसे जो है नियंत्रित करते हैं, फिर उसका पदार्थ निकाल लेते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखिए।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर आप बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थ में होता है। पहला ऑप्शन क्या है कि पोटेशियम जो है सभी खाद्य पदार्थों में होता है, ये बात जो है आपका सत्य है। अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है, ये भी बात सत्य है कि अंडों से जो है सोडियम की प्राप्ति होती है। लोहा आरबीसी, देखिए लोहा जो होता है राइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है, सही है। हमारे हीमोग्लोबिन में जो है प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है और इसके बनने के लिए हमें आयरन की सख्त जरूरत होती है, तो इसका भी आंसर सही है। कहने का मतलब है कि ए बी सी तीनों सही है। इसका ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, ए बी और सी। समझ गए। अगले प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित है। एनीमिया रोग जो है आपके ग्रसित है। डॉक्टर उन्हें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी है। अब यहाँ पर बताएं कि दोनों शाकाहारी है, उन्हें जो है किस प्रकार के खाना पदार्थ खाने को कहेंगे। तो देखिए, एनीमिया जो होता है कैसे होता है, खून की कमी के कारण होता है। तो खून में अगर लोहा की कमी होगा तो उन्हें थकान महसूस होगा और उन्हें एनीमिया होता है, इस तरह से होते हैं। तो एनीमिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो डॉक्टर जो है किस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देता है जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी है। यहाँ पर मांस भी नहीं खाना है, समझ गए कि आप विटामिन बी को ले सकते हैं एनीमिया अगर होता है तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आपको जो है अगर शाकाहारी है तो आपको देखिए अब मतलब आयरन की कमी के कारण होता है, आयरन तो आयरन की कमी से हमें पालक में मिलता है, याद रखिएगा। फिर हम अगर बात कर ले तो हरी सब्जी में हमें मिलता है, फिर हम बात कर ले तो केला में मिलता है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन में कहाँ पर मिल रहा है ये तीनों, केला, हरी सब्जी। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर केला मिला, पालक मिला और यहाँ पर हरी सब्जी मिला और गुड़ मिला। ये चारों से जो है हमें क्या मिलता है, हमें जो है आयरन की प्राप्ति होती है और जो भी कि एनीमिया रोग से ग्रसित होने वाले लोगों की मदद करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मतलब 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर खाद्य पदार्थ है, यहाँ पर भोजन पकाने के तरीके। अब हम आलू को जो है कैसे खाते हैं, पापड़ को कैसे खाते हैं, चावल को कैसे खाते हैं, चना को कैसे खाते हैं। तो चना को जो है हम लोग कैसे खाते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि चना को जो है हम लोग भून कर खाते हैं, भूनते हैं ना हम लोग। चावल को कैसे खाते हैं, तो चावल को जो है हम लोग उबाल कर, चावल अगर देखते हैं तो हम लोग जो होते हैं कढ़ाई में या जो हमारे घर में तसले होते हैं उसमें जो है उबाल कर खाते हैं, समझ गए। उबाल कर, याद रखिएगा ये बातों को, उबाल कर जो हम लोग खाते हैं। गैस पर ये ऐसे होता है, उबाल कर जो हम लोग खाते हैं, किसको, चावल को। पापड़ को हम लोग सेक कर खाते हैं और आलू को जो है हम लोग भून कर भी खाते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सभी बराबरी हो गए, मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4, समझ गए, 1 2 3 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे एवं जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि संतुलित भोजन जो है उसे कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के जो है पोषक तत्व उपलब्ध हो, साथ ही साथ उसमें आहारी रेशे एवं जल की आवश्यकता हमें क्यों होती है। पहला ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे तो आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा, यह हमें भोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीसरा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। चौथा, भोजन पचाने में सहायता करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए, संतुलित भोजन जो होता है हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, साथ ही साथ इसमें जो है सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। साथ ही आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है पोषक तत्वों में या संतुलित भोजन में कि यह जो भोजन की मात्रा को है बढ़ा दे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए मेरी बातों को। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर बताइए कि संतुलित आहार से संबंधित जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन आप ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर बोल रहा है कि 10 से 12 वर्ष के जो वर्ष के बच्चे होते हैं या जो वो भी होते हैं उन्हें 3000 कैलोरी की प्रतिदिन जरूरत होती है, ये बात सत्य है। जो भी 10 से 12 वर्ष के लोग हैं ना उन्हें 3000 कैलोरी की प्रतिदिन जरूरत होती है, ये सही है। दूसरा, 14 से 16 वर्ष के 2600 कैलोरी की जरूरत होती है, यह हमारा जो है गलत हो गया। इतना तो हमें वयस्क के लिए होता है। वयस्क की बात करें तो 25 से 4000 कैलोरी की प्रतिदिन चाहिए, ये भी सही है। और 66 से 67 या 75 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए 2300 कैलोरी की प्रतिदिन चाहिए, ये भी हमारा सही है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जो गलत है हमारा है वो क्या है, तो वह जो है हमारा 3 नंबर है, समझ गए। सॉरी 3 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर है, 3 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर है। जो हमारा ये 2 नंबर दे रहा है 14 से लेकर 16 वर्ष, इन्हें जो है अप्रॉक्स आपके जो है 3000 कैलोरी के पास चाहिए 4 से 14 से 16 वर्ष के लिए, समझ गए। 2600 नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि
संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक है क्योंकि संतुलित भोजन जो हमारे हैं उसमें वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना अति आवश्यक है क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायता होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संरक्षित करती है। तो देखिए संतुलित भोजन में वसा का उपयुक्त मात्रा का सेवन करने का जो आवश्यक है वो इसलिए है क्योंकि ऊर्जा संरक्षित करती है। ऊर्जा को क्या करती है? संरक्षित मतलब बचाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है। अब यहाँ पर मिड डे मील के विषय में कौन सा कथन सत्य है इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर 3 दिया हुआ है ऑप्शन, आप देख सकते हैं 3 कथन है। यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई, पहला यहाँ पर है। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये सत्य में जो है आपके 2004 ईस्वी में जो है मिड डे मील योजना जो है लागू की गई, तो ये जो है हमारा सही है। अगला हम बात कर ले यहाँ पर, तो इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं, सभी है। मिड डे मील जो होता है केवल सरकारी विद्यालय में ही बच्चों को दिया जाता है, ये दोनों हमारा सही है। अगला, इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। नहीं, इसमें प्राइमरी से लेकर जो आपके उच्च प्राइमरी होते हैं इसमें जो है बिना शुल्क के जो है भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये गलत हो गया। तो ऑप्शन है इसका क्या सही हो गया? ए और बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक देखिए आप नीचे, ऑप्शन ए। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक पहुँचता है। उपयुक्त कथन पाचन तंत्र के किस प्रक्रिया का वर्णन है? देखिए अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण और सर्वांगीकरण। समझ गए? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो अंतःग्रहण होता है मतलब कि यह जो होता है इस क्रिया में भोजन जो होते हैं छोटे छोटे कणों से टूटता है, दांतों में से मुंह में डाले हुए टूटते हैं। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर जो है आमाशय में और छोटी आंत में जाता है। उपयुक्त कथन जो होता है किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो कथन है निम्नलिखित में से जो उदाहरण है वह जो है आपके अंतर्ग्रहण। समझ गए? अंतर्ग्रहण। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 22 नंबर है कि मानवीय शरीर में जो आपके मानवीय शरीर है उसमें उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? उत्सर्जन का कार्य जो है मानवीय शरीर में कौन कौन से अंग जो है करते हैं? ऑप्शन आप देखेंगे फेफड़ा, त्वचा, छोटी आंत और मलाशय। समझ गए? मलाशय यहाँ पर। तो अब बताएंगे क्या क्या करता है। तो मानवीय शरीर में जो उत्सर्जन का कार्य करता है ना वो आपके फेफड़ा करता है। फिर हम बात कर ले तो त्वचा करता है। फिर आपके जो है मलाशय करता है। मतलब कि ए, बी और डी। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। छोटी आंत नहीं करता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए में वृकक, 2 में मलाशय, 3 में आपका त्वचा और डी में आपका फेफड़ा। तो देखिए वृकक जो होता है यूरिया में पाया जाता है। मलाशय जो है एक प्रकार का जो होता है अपचित पदार्थ होता है मलाशय। त्वचा जो है आप सभी लोगों को मालूम है कि त्वचा से पसीने निकलते हैं। और फेफड़ा जो होता है किससे प्रभावित होता है? CO2 से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो एक का जो है आपका 2, एक का आपको 3 नंबर दिखेगा। फिर आपका बी का जो है आपको 4 दिखेगा और सी का आपको 1 दिखेगा और डी का आपको 2 दिखेगा। यह आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है आप थोड़ा देखें तो ऑप्शन नंबर आप 2 देखेंगे ना यहाँ पर, 3, 4, 1, 2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए? 23 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसके ऊपर बात करेंगे। कथन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, A, B, C करके, और ये तीनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सेव और आंवले का मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। सेव और आंवला, याद रखिएगा पहला ये आपका जो है कथन है। तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए सेव और आंवले का जो है मुरब्बा जो है बनता है लंबे समय तक, जो है इसे हम लोग रख सकते हैं। इसका आंसर सही है। आलू, प्याज, लहसुन को नमी में रखा जा सकता है? नहीं, नमी वाले अगर सतह पर रखते हैं तो ये सब सड़ जाएंगे। समझ गए? आलू, प्याज और लहसुन को नमी वाले जगह पर नहीं रखा जाता है, ये गलत हो गया। चने को भूनकर संरक्षित किया जाता है। हम लोग चने को जो है कढ़ाई में क्या करते हैं, भूनकर ही जो है सुरक्षित रखते हैं। तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर आपका ए और सी। समझ गए? 2 नंबर ए और सी जो है इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। पाश्चुरीकरण जो होता है बैक्टीरिया को मतलब
आधा मतलब पैस्चुरीकरण जो होता है ना, सुधा वाला मिल्क आपने देखा होगा, वो सब पेस्चुराइज होता है, मतलब पैस्चुरीकरण होता है, उसे जो है इतना मतलब डिग्री पर पकाया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, समझ गए, पेस्चुराइज करके आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 100 डिग्री पर 15 मिनट तक 90 डिग्री तक 5 मिनट तक गर्म करते हैं। पेस्चुराइज का मतलब कि दूध को जो है हल्का गर्म करना, पूरी तरह से गर्म नहीं करना। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग भी सेट लगाते रहेंगे और अपने नंबर को बताते रहेंगे। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। तीसरा है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक और 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करेंगे। 4 नंबर यहाँ पर है कि 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड और 62 डिग्री सेल्सियस पर जो है 32 मिनट तक गर्म करेंगे। तो हाँ, दूध का जो है पेस्चराइज होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भोजन पकाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से उसमें कौन संबंधित है। भोजन हम लोग जब पकाते हैं तो उसमें कई सारी बातों को जो है विशेष रूप से ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, खाना को ज़्यादा देर तक पकाना। देखिए खाना को जो है उतना ही पकाना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। मेरी बात को समझिए, खाना को ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाए, एक लिमिट समय तक ही पकाया जाता है जिसमें वो पूरी तकलीफ पक जाए। ज़्यादा समय तक पकाइएगा तो वो जड़ जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, ये बात सत्य है। खाना जो है सदैव ढककर पकाना चाहिए। खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए, ये भी बात सत्य है कि खाना पकाते समय जो है पानी का जो है कम प्रयोग से करना चाहिए, नहीं तो खाना जो है खराब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि खाना को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए। अगर देखा जाए तो लिमिट के अनुसार से ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो खाना ज़्यादा देर पकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सड़, वो जल जाएगा। तो यहाँ पर जो है बता रहा है कि कौन सम्मिलित है, A, B, A, C और यहाँ पर 2C या यहाँ पर A, B, C। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2 और C। मतलब कहने का मतलब B और C, समझ गए। कई बुकों में आपको जो है ABCD तीनों सही लगेगा कि खाना को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए, उतना नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा देर तक पकाइएगा तो खाना जल जाएगा ना, समझ गए मेरी बातों को। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। महाराष्ट्र साग पूड़ी, राजस्थान मलाई दे घेवर, झारखंड मसौर टेंगा मछली, त्रिपुरा का बेरमा मछली। आप बताएं कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, वो आप मुझे बताएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 नंबर, झारखंड मसौर टेंगा मछली, ये जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी ठीक है, राजस्थान में साग पूरी पाया जाता है, मतलब प्राप्त होता है। आपके राजस्थान की जो है मलाई घेवर, त्रिपुरा का बेरमा मछली और झारखंड का मसौर टेंगा नहीं है, समझ गए, टेंगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्धनता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है। इस प्रकार की बीमारी किस प्रकार की होती है। जो वर्धनता और हीमोग्लोबिन की जो बीमारी होती है कैसी होती है, यहाँ पर देखिए, जन्मजात या उपार्जित। कहने का अर्थ है कि यह एक जन्मजात होती है या उत्पन्न होती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, केवल A, केवल B, केवल A और B दोनों, ना तो A, ना तो AB, ना तो AB। समझ गए मेरी बातों को। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो बीमारी होते हैं ये दोनों होते हैं। समझ गए मेरी बातों को, ये दोनों होते हैं, जन्मजात भी होते हैं और उपार्जित भी होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 29 नंबर है कि इस प्रकार के रोग के कारण सूक्ष्मजीवी होते हैं। जैसे इस प्रकार के रोग का कारण क्या होता है, सूक्ष्मजीवी होते हैं और सूक्ष्मजीवी विभिन्न समुदाय से फैल जाते हैं जिससे यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण है टिटनेस, पीलिया और आदि। तो ये जो है टिटनेस, पीलिया और आदि जो होते हैं किसके कारण होते हैं, सूक्ष्मजीवी के कारण होते हैं। तो यह जो होता है जिससे यह रोग फैलता है, इसके कुछ उदाहरण है नीचे दिया हुआ है। तो कैसे होते हैं इस तरह के रोग जो होते हैं, क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं कि उपार्जित होते हैं कि संक्रामक होते हैं या आपके असंक्रामक होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको मैं बता दूं कि उपार्जित होते हैं, समझ गए, उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, 2 नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, ये बात जो है सत्य है। दूसरा देखिए, पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। पोलियो जो है दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, क्या ये बात सत्य है कि नहीं। तो ये जो है विचार करना है ना। तो टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, ये बात सत्य है। पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, नहीं, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है, ये बात जो है सत्य है। तो कहने का अर्थ है कि आपका A और C इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखेगा, ए और सी। समझ गए, ए और सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं तो ए और सी। पोलियो दूषित जल एवं भोजन से जो है नहीं फैलता है। समझ गए मेरी बातों को। आप लोग जो है जरूर इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप नए भी हैं तो आप जरूर जो है कमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि आप सभी लोग जो है देख सके, समझ सके, इस वीडियो को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका कि 31 नंबर, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन आप देखिए, पोलियो का उपचार। पहला ऑप्शन क्या है? पोलियो का उपचार। दूसरा है आपका पोलियो के उत्पन्न लकवा पर रोकथाम। तीसरा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। चौथा, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आपका है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। समझ गए, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो इसका आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि देखिए किसी मरीज को जो है दांतों में दर्द होने के साथ साथ जो है खून आता है तो उसे डॉक्टर बोलता है खट्टे फल खाओ। इसका सलाह क्यों देते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और 4 ऑप्शन है। आप पहले ऑप्शन को पढ़िए। खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। दूसरा देखिए, खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तीसरा, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। चौथा देखिए, खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। क्या इसका आंसर होगा? आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जो आपका है बायोलॉजी का प्रश्न है। समझ गए मेरी बातों को? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 नंबर। क्यों? क्योंकि खट्टे फल में जो है आपके विटामिन सी पाए जाते हैं और जिसकी वजह से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 33 नंबर है और यहाँ पर बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रोग है और यहाँ पर कारक है। टिटनेस किसके कारक होता है? जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है कि प्रोटोजोआ जनित है? चेचक और मलेरिया। तो ये सभी लोगों को ये तीनों महत्वपूर्ण याद रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में पूछता है ये तीनों। समझ गए मेरी बातों को? टिटनेस जो होता है आपके किसके कारण होता है? आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। टिटनेस जो होता है वो आपके जो है जीवाणु जनित होते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। समझ गए। और चेचक जो होता है आपके विषाणु, ये जो है वायरस के द्वारा होता है। और मलेरिया जो होता है आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। समझ गए। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहला का आपका हो जाएगा 3, दूसरा का आपका 2 और तीसरा का 1। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34 नंबर है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? आप सोच समझ के बताएं जी। तो आप इसका आंसर देखिए कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जिस व्यक्ति को बेरी हो जाता है ना, उसको क्या प्रमुख लक्षण है? पहला ऑप्शन देखिए, अंधेरे में कम दिखाई देता है, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुड़ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगना। नहीं, तो जिसको भी बेरी हो जाता है ना, उसको जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि वह जो व्यक्ति है विटामिन B1 की कमी से कारण जो होता है बेरी होता है। तो बेरी जो होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यही होता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सोनू रतौंधी पाचन नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनके रोगों से निजात में लाभकारी होगी, बताइए। देखिए तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सोनू है वह किस विटामिन क्या क्या चीज़ से ग्रसित है? रतौंधी से ग्रसित है। दूसरा उसके पाचन नाल संक्रमण है। फिर उस जो है नेत्र में संक्रमण है। अब ये तीनों चीज़ से है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो उससे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की जो है मात्रा की जरूरत है। तो देखिए मछली की यकृत की जरूरत हो सकती है, तेल की मछली की यकृत में जो तेल पाया जाता है वो जरूरी है इसके लिए। गाजर विटामिन ए की जरूरत है। हरी सब्जी व पत्ती आयरन की कमी हो सकती है, तो ये जरूरत है। कहने का मतलब कि ए, बी और सी ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। तो देखिए दूध में जो है विटामिन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी विटामिन नहीं बल्कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये तो हमारा सत्य है। नहीं, हाँ ये सही है। दूध में जो है कोई विटामिन नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें हमें प्रोटीन मिलता है। अगला देखिए, विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा सूक्ष्म एवं तथा हल्की हो जाती है। ये भी जो है हमारा क्या है? सत्य है। समझ गए। अगला यहाँ देखिए, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। नहीं, जोड़ों में पीड़ा पड़ना पीड़ा होना स्कर्वी रोग नहीं होता है। समझ गए।
स्कर्वी नहीं होता, ये गठिया होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये जो है हमारा गलत हो गया। यहाँ देखिए विटामिन B1 के अभाव के कारण निर्दय घात हो सकता है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन 3 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण नहीं है, दांतों से खून निकलना ये सब होता है स्कर्वी। समझ गए। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। हमें हड्डियों के लिए कौन सा चीज़ जो है ज़रूरी है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमें हड्डी में जो है कैल्शियम पाया जाता है, और हड्डी मजबूत बनाने के लिए अगर हम बात कर ले कि मजबूत अगर हमें मुझे हड्डी बनाना है हड्डी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन जो है हमें डी चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हड्डी में हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लौह आवश्यकता है। लौह मतलब कि आयरन की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है। हीमोग्लोबिन वो आरबीसी के निर्माण के लिए इसमें ज़रूरत है। सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसमें भी जो है हमें क्या है, ज़रूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। हमें जो है देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल होता है, हमारे खून जो होते हैं ना उसमें हमें आयरन की सख्त जरूरत होती है। मतलब खून बनाने में आरबीसी के निर्माण के लिए, राइट ब्लड सेल के निर्माण के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। पालक की सब्जी हम लोग खाते हैं लोहे के लिए। समझ गए। तो इसका आंसर ही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताना है। पहला है ए का देखिए विटामिन और इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या ये सही है, सही है। विटामिन B12 का नाम जो होता है थाइमिन नहीं होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और विटामिन ए का टेकोफेरल, ये दोनों जो है हमारा सही है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला विटामिन B12 इसका जो होता है क्या होता है, साइनाकोबालामिन। क्या होता है, साइनाकोबालामिन, याद रखिएगा, साइनाकोबालामिन। अगर आपसे कोई पूछता है कि विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम क्या है उसका, तो साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है, जो कि सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ के किन समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो देखिए यह जो होता है आपको पालक की सब्जी में पाया जाता है, पालक को हरी सब्जी में पाया जाता है, याद रखिएगा। हरी सब्जी जहाँ भी होता है हरी सब्जी। फिर अगर बात कर ले गुड़ में पाया जाता है, फिर आपके आंवला में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आंवला में पाया जाता है लोह, पालक की सब्जी में, और गुड़ पालक में पाया जाती है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ जो है मिलान करना है। कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आँख का सूजन और दांत का दर्द। यहाँ देखिए कटे और घाव के लिए क्या चाहिए, आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कटे और घाव को भरने के लिए जो है हमें जो है, अगर इसका नीचे ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया है, इसका नीचे जी ऑप्शन दिया है, सॉरी। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, इसी प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ देखिए यही प्रश्न हमारा 41 नंबर, इसको मिलान करना है। यहाँ देखिए कटे और घाव, यहाँ पर सामान्य ज्वर, आँख का सूजन और यहाँ पर दांतों में दर्द। समझ गए। तो कटे और घाव के लिए जो है हल्दी के हम लोग चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका, हल्दी के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। सामान्य ज्वर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, देखिए मेथी के बीजों का चाय बनाकर हम लोग पीते हैं। आँखों के सूजन के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो ताजे धनिया के बीजों से जो है इसका उपचार करते हैं। दांत का दर्द हो तो हींग के चूर्ण दांतों में रखते हैं। तो ये इसका है, मतलब कहने का अर्थ है कि ऑप्शन ए का जो है आपका 2 हो जाएगा, इसका बी का 3 हो जाएगा, और सी का आपका हो जाएगा 1, और डी का आपका हो जाएगा आपका 4। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, ये वाला 2 3 1 4। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 आर क्या है आपको बताना है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। देखो तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। इसका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये आपको 2004 ईस्वी से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही हो जाएगा। सरकारी विद्यालय में मिड डे मील की स्थापना जो है या शुरुआती जो है 2004 ईस्वी से शुरू हुई थी। प्राथमिक और माध्यमिक इस विद्यालय में दिया, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और कोबाल्ट। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि विटामिन B12 और आरबीसी के निर्माण में या संश्लेषण में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा तत्व, तो आप मारिएगा कोबाल्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा, 4 नंबर कोबाल्ट। ऐसे भी पूछेगा कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, याद रखिएगा। समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए
अगला प्रश्न यहाँ पर कि एक वयस्क को प्रतिदिन औसत कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति को लमसम जो है 2400 से लेकर 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न आपने जस्ट जो है देखा है, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2400 से लेकर 2400 से नहीं लेकर 2500 से लेकर 4000 कैलोरी की जरूरत होती है एक वयस्क व्यक्ति के लिए, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, कथन है, उसको बताना है। पहला देखिए, दाद खाज एवं अस्थमा कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग है, ये भी ठीक है हमारा, क्योंकि यह जो है हम यहाँ पर बात कर ले जी, ये जो हमारा दाद होता है, ये जो हमारा खाज होता है और अस्थमा जो होता है, ये एक प्रकार का क्या है, कवक रोग है। तो इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, मतलब कि ये सत्य है। अगला देखिए, भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है, ये भी सही है। यहाँ देखिए, पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग है, नहीं जीवाणु नहीं, ये विषाणु से जीवित रोग है। पायरिया और पेचिस ये जो है बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया, ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये बैक्टीरिया के। देख लेंगे आप लोग एक बार क्या होगा इसका आंसर, यही इसका है। दूषित जल और भोजन करने से हैजा होता है, ये बात सत्य है। अगर दूषित जल और भोजन करेंगे तो इससे हैजा होता है। ये पायरिया और पेचिस जो होता है जीवाणु से नहीं होता है, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये जो होता है प्रोटोजोआ से ही होता होगा। आप लोग एक बार देख लेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है इसका, लेकिन आंसर यही होगा, ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ये जो है जीवाणु से नहीं होता है, समझ गए। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का, देख लीजिए, निम्नलिखित में किस किस राज्य में लोग टेपियोका और नारियल का सेवन जो है अधिक किया जाता है। गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। तो देखिए, जहाँ पर टेपियोका की बात की जाए, नारियल की बात की जाए, तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ के लोग जो है यूज करते हैं, तो केरल के लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर 3 भोजन एवं पोषण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।